नमस्कार। फीमेल्स में 40 इयर्स के बाद लगातार 12 महीने के लिए अगर पीरियड्स बंद हो जाए तो इसे मेनोपॉज कहा जाता है। और मेनोपॉज के बाद अगर किसी भी तरह की वेजाइनल ब्लीडिंग, वो चाहे स्पॉट हो, पिंक या ब्राउन डिस्चार्ज हो, क्लॉट्स हो या फ्रैंक ब्लीडिंग हो, इसे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग कहा जाता है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग को इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक अर्ली साइन भी हो सकता है किसी सीरियस अंडरलाइंग डिजीज, कंडीशन या कैंसर। अब इसमें मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग का सीरियसनेस ऑफ डिजीज के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं। कहने का मतलब है कि एक सिंपल स्पॉट भी किसी एक सीरियस अंडरलाइंग डिजीज या कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है। अब नॉर्मली इंडिया में 47 इयर्स एज है मेनोपॉज की एवरेज। और अगर किसी फीमेल को लगातार नॉर्मल मेंसेस 47 इयर्स के बाद 52 इयर्स तक आते रहते हैं, तो भी इसे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की लाइंस पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। और अगर सब ठीक है तो 55 इयर्स तक वेट किया जा सकता है। अब क्या काजेस हैं? तो इसमें सबसे पहले वेजाइनल काजेस, जो कि मेनोपॉज में हार्मोन्स बंद हो जाते हैं बनना, तो इसकी वजह से वेजाइना के अंदर वाली लाइनिंग म्यूकोजल लेयर ये थिन आउट हो जाती है, इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और ब्लीडिंग होती है। और ये कॉमनेस्ट काज है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का। इसके साथ ही कोई अल्सर हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है या ट्यूमर हो सकता है। नेक्स्ट आता है सर्विक्स, बच्चेदानी का मुंह। हिंदुस्तान में सीए सर्विक्स काफी कॉमन है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो कॉमनेस्ट सर्वाइकल काज है वो है सर्वाइकल पॉलिप, जिसमें मास बढ़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बिनाइन है, नॉन कैंसरस होता है। इसके साथ अल्सर हो सकता है, इरोजन हो सकता है। इसके नेक्स्ट आता है यूट्रस। तो यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग हार्मोन्स के चलते थिन आउट हो जाती है, एट्रोफिक एंडोमेट्रियम जिसे बोलते हैं हम, ये काज है। कई दफा ये अंडर यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग एंडोमेट्रियम जो है वो थिक हो जाता है, हाइपरप्लेजिया जिसे हम बोलते हैं, ये भी एक काज है। सीए एंडोमेट्रियम 10% तक पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का काज है। पायोमेट्रा, क्योंकि एज के साथ जब मेंसेस बंद हो जाते हैं, सिक्रीशंस बनती रहती हैं यूट्रस के अंदर, और बच्चादानी का मुंह बंद होने की वजह से ये सिक्रीशंस पस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे पायोमेट्रा बोला जाता है। इसके साथ ही पॉलिप भी हो सकती है, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे अगर पेशेंट है तो भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के रूप में मैनिफेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट फेलोपियन ट्यूब्स हैं, इसका सीए काफी कम है, लेकिन ये काज हो सकता है। और लास्ट में ओवरी का मैलिग्नेंट या बिनाइन ट्यूमर जो, जिसमें नोटोरियस है ब्रेनस ट्यूमर और हार्मोन सिक्रेटिंग ग्रैनुलोसा सेल और थिका सेल ट्यूमर्स, ये एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं और पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का कारण हो सकते हैं। अब किस तरह से हम इसको पेशेंट को मैनेज करते हैं? तो सबसे पहले डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है, और हिस्ट्री में ब्लीडिंग का पैटर्न, डिस्चार्ज है कि नहीं, ये सबसे पहले और जरूरी पॉइंट है। इसमें जैसे सीए एंडोमेट्रियम है तो इसमें सस्पिशन हम करते हैं अगर इरेगुलर ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और साथ में डिस्चार्ज है या नहीं है। इसी तरह से सीए सर्विक्स अगर का सस्पिशन बनता है जब इंटरमेंस्ट्रुअल इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, दो मेंसेस के बीच में ब्लीडिंग होती है, और या फिर पोस्ट काइटल संभोग के बाद ब्लीडिंग हो। अब अगर पेशेंट को पेन है, फीवर है, तो पायोमेट्रा सस्पेक्ट किया जाता है। और पायोमेट्रा कई दफा जो कि यूट्रस के आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है और पीछे रेक्टम होता है, तो पायोमेट्रा इरिटेट कर सकता है आगे यूरिनरी ब्लैडर को, और यूरिनरी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, और पीछे रेक्टम है तो रेक्टल कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं। अब ये मैं क्लियर करूं कि पायोमेट्रा की वजह से यूरिनरी और रेक्टल कंप्लेंट्स हैं, और इसके साथ ही कई दफा सिंपल पाइल्स होती हैं, फिशर्स होता है पीछे रेक्टम में, और या यूरेथ्रा में आगे यूरेथ्रल कंकल इस एज में, एल्डरलीज में काफी कॉमन है, जो पेशाब की बाहर वाली नली है उसमें
थोड़ा सा मास बढ़ जाता है तो वो भी ब्लीड कर सकता है, या ब्लैडर कैंसर है तो वो भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये रॉन्गली कंफ्यूज किया जाती है पोस्ट मेनोपॉज, और इन्वेस्टिगेट करके ये क्लियर किया जा सकता है कि काज ऑफ ब्लीडिंग क्या है। अब पर्सनल हिस्ट्री बहुत जरूरी है, जैसे प्रोलैप्स की हिस्ट्री है, जैसे विजाइना यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स जिसे हम बोलते हैं कि बच्चा तनी बाहर आती है, तो वैसे केसेस में डिपेंडेंट पार्ट पे जख्म बन जाता है, डीक्यूबिटस अल्सर जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई अल्टर होने की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से जख्म बन जाता है। ये भी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का काज हो सकता है। कोई पेसरी वगैरह अगर रखी हो प्रोलैप्स के लिए तो निगलेक्टेड हो तो वो ब्लीड कर सकती है, तो वो भी काज हो सकता है। क्या क्या ड्रग्स पेशेंट ले रहा है, जैसे ये जानना बहुत जरूरी है, जैसे ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं क्लोपिडोग्राम वगैरह, या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे है, ब्रेस्ट सीए के लिए टमोक्सिफेन खा रहा हो तो भी एंडोमेट्रियम जो है वो थिक हो जाता है और वो काज हो सकता है। सर्जिकल हिस्ट्री, अगर कोई जेनाइटल सर्जरी कराई है, कोई स्टम्पिंग इंफेक्शन है जैसे हिस्टेक्टमी के बाद होती है, तो ये भी काज ऑफ ब्लीड हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, जब ब्लड डिस्क्रेजिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ फैमिलीज में जो रन करते हैं, तो इसकी भी डिटेल्ड हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। अब एक चीज, जैसे सीए एंडोमेट्रियम है तो इसकी एसोसिएशन है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जैसे डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होती है, डिसलिपिडेमिया होता है, ओबेसिटी होती है, तो ये चीजें हिस्ट्री में पूछी जाती हैं और रिलेट किया जाता है, ताकि जब एग्जामिनेशन किया जाए तो इसी की लाइट में किया जाए। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा एग्जामिनेशन ही आता है। एग्जामिनेशन में हम एक तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो नॉर्मली जैसे इस तरह से अगर पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो एनीमिक होता है, खून की कमी होती है, हो सकता है लिम्फ नोड्स पैल्पेबल हो, एडवांस केसेस अगर होंगी तो असाइटिस हो सकता है, लंप भी फील हो सकता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोकलाइज्ड एग्जामिनेशन करते हैं जिसको बोलते हैं पर स्पेक्ट्रम, पर विजाइनल, और इसमें ऐड करते हैं पर रेक्टल एग्जामिनेशन। रेक्टम का एग्जामिनेशन ये बहुत जरूरी है। इसमें पीएस और पीवी पे हम काज ढूंढने की कोशिश करते हैं, ब्लीडिंग का सोर्स देखते हैं कहाँ से है, कि यूट्रस के अंदर से ब्लीडिंग आ रही है कि कहाँ से आ रही है, लोकलाइज कोई पैथोलॉजी तो नहीं है जो एग्जामिनेशन में देखी जा सकती है। और पीआर पे हम मिकोजा, रेक्टल मिकोजा देखते हैं, और साथ में जो पीवी की फाइंडिंग्स है उनको कंफर्म करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, अगर पीएस, पीवी, पीआर पे कोई हमें कंक्लूसिव फाइंडिंग नहीं मिलती है तो नेक्स्ट स्टेप जरूरी होता है कि हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, और अल्ट्रासाउंड में पर्टिकुलरली ट्रांसवेजाइनल काफी हेल्पफुल है क्योंकि इसकी अच्छी रेजोल्यूशन रहती है। और इसमें हम सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग एंडोमेट्रियम जो है उसको डिटेल में स्टडी करते हैं कि उसकी स्मूथनेस है, इरेगुलर है, फोकल लीजन तो नहीं है, उसकी थिकनेस कितनी है, और साथ ही साथ में जो पैथोलॉजी है वो ढूंढते हैं। और अगर यूट्रस के एंडोमेट्रियम में अगर कलेक्शन है, जैसे मैंने बोला पायोमीट्रा है, तो वो सब चीजें देखी जाती है। अब अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस टीवीएस पे लेस देन 4 है तो एट्रोफिक एंडोमेट्रियम हम इसे बोलते हैं, और इसके लिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स दिए जाते हैं, और साथ में इसको 6 मंथली सोनोग्राफी से मॉनिटर किया जाता है। अब अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस 4 मिलीमीटर से ज्यादा या बराबर है तो इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, ओपीडी प्रोसीजर है, जिसकी 90% तक एक्यूरेसी है। वो है हम सिंपल एक प्लास्टिक कैनुला के साथ पिपल्स वो एस्पिरेशन करते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर की कैविटी की, और एंडोसर्वाइकल क्यूरेटाज। सो कुछ केसेस में जैसे इसकी मैंने जैसे बताया 90% एफिकेसी है, सो 10% फॉल्स नेगेटिव हो सकते हैं। सो वैसे केसेस में, या अगर ये एंडोसर्वाइकल क्यूरेटाज और एस्पिरेशन नेगेटिव आती है बट स्टिल ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, या फिर अल्ट्रासाउंड में नॉन डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हैं, जैसे फोकल लीजन जो है वो सस्पेक्ट देख रहे हैं हम, या इनकंक्लूसिव फाइंडिंग्स हैं जैसे एंडोमेट्रियम क्लियर नहीं है
इंडिस्टिंक्ट मार्जिन्स हैं, तो वैसी हालत में हम एक हिस्टेरोस्कोपिक बायोप्सी करते हैं। उसमें हिस्टेरोस्कोप का ये है कि कैमरा डाल के 360 व्यू दिया जा सकता है यूट्रस का, और हालांकि इसके लिए एनेस्थीसिया देना पड़ता है, और साथ में ही अगर कोई भी कोइंसिडेंटल पैथोलॉजी है उसको हम डील भी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सबसे जरूरी है। और 360 व्यू से हमें देख के एक बेटर मतलब डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट पार्ट भी एट टाइम्स किया जा सकता है। अब लेटेस्ट इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री की जाती है, जिसमें बहुत सारे मार्कर्स होते हैं, जैसे ER-PR, वो डिपेंडेंस ऑफ हार्मोन डिपेंडेंस बताते हैं। इसी तरह से KI67 है तो रेट ऑफ सेल डिवीजन बताता है। CD10 डेस्मिन है तो ये डिफरेंशिएट कर देगा कि एंडोमेट्रियल स्टोमल कैंसर को लियोमायोसार्कोमा से। सो इस तरह से इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और हिस्टोपैथोलॉजी एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है पोस्ट मेनोपॉजल वैलिडिटी को मैनेज करने